Good morning, students. Now let's start chapter 4, Force and Pressure. Beta, this chapter is divided into two parts. The first part includes the force. Then, from page number 67, the topic pressure will start. Today, I am telling you about the force. बेटा, आप लोगों ने कई बार जब क्रिकेट बॉल खेली है तो देखा होगा आप उस पर फोर्स लगाते हो कि वो बॉल आगे जाए। उस टाइम पर आप बैट से लगाते हो, या फिर आपने कोई बॉक्स है घर में, खींचना है उसको, तब भी आपका फोर्स लगता है। इधर ये लड़की ब्लो कर रही है कुछ, तो इस ब्लो करने में भी देखो, इधर ब्लो करने में भी इसको फोर्स लग रहा है। तो इस चैप्टर में यही बताया जाएगा कि फोर्स है क्या। जब कोई गाड़ी चलती है, कोई गाड़ी मोशन में होती है, उसका मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म किस पर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द फोर्स। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद सेम स्पीड, एंड नॉन यूनिफॉर्म व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग विद द सेम स्पीड। बेटा, क्राउडेड एरिया में बॉडी सेम स्पीड से नहीं चलती, उसके ऊपर ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, कई बार स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तो उस टाइम पे उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये जो ब्रेक्स लगा रहे हैं या स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है? ऑल दीज आर फोर्सेस। अब आप कई बार घर के अंदर टेबल मूव करते हो, चेयर करते हो, अगर आप उसको खींच के ले जा रहे हो तो उसको पुल कहेंगे, और अगर आप उसको धक्का दे रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? पुश। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। और कभी भी जब भी आपको धक्का लगाना होता है तो आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है। मीन्स जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आते वो चीज़ को धक्का नहीं लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेंसिल ऐसे पड़ी है, इट विल रिमेन हेयर अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कोई फोर्स नहीं लगाओगे ये इधर ही पड़ी रहेगी, और जब मैं इसके कांटेक्ट में आकर इसको फोर्स लगा रही हूँ, इट स्टार्ट्स मूविंग। तो ये क्या है? पुश। और अगर मैं इसको अपने पास खींच रही हूँ तो ये क्या हो गया? पुल। ऐसे आप लोगों ने कई बार ट्रॉली देखी होंगी, कुछ को पुश करना पड़ता है और कुछ को पुल करना पड़ता है। जैसे कुएं से पानी खींचते हैं तो उसे हम पुल करते हैं बेटा। मीन्स आप उसको अपने पास खींच रहे हो। अगर आप ड्रॉर को बाहर निकाल रहे हो, टेबल से ड्रॉर को बाहर निकाल रहे हो, दैट इज आल्सो अ पुल। और अगर अंदर डाल रहे हो वो क्या है? पुश। और दोनों के दोनों कांटेक्ट में आते हैं तभी ये काम होता है। तभी कहते हैं कि व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन। लुक हियर बेटा, फोर्स इज अ पुश और पुल which comes into play when there is an interaction of one object with another. तो इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है किसी फोर्स को लगने के लिए। मीन्स अगर फोर्स है तो पुश और पुल है, और पुश और पुल कब है? व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल। जब आप पानी से भरी बकेट को कुएं से निकालते हो तो आप उसको पुल करते हो। आपका एक्शन क्या है? पुल। ऐसे कुछ पुश है। एफर्ट लीड्स टू फोर्स। क्या फोर्स? उसको खींचने में कोई एफर्ट लगा, कोई जोर लगा? यस। डज द एफर्ट इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स? यस, क्योंकि आपने अगर बकेट को बाहर खींचा है फ्रॉम अ वेल, है ना ड्राइंग, या तो बकेट के ऊपर रस्सी लगी होगी, आपकी बकेट जो है उसके ऊपर रस्सी लगी होगी, आपने बकेट, हो सकता है कम गहरा कुआं होगा तो ऐसे ही बकेट भर के निकाल ली होगी किसी चीज़ में से, तो उसमें आप इधर से ही पकड़ोगे। तो ये बोलते क्या इंटरेक्शन हुआ है? बेटा, विदाउट इंटरेक्शन तो आप बाल्टी को बाहर खींच भी नहीं सकते। अब जादू तो है नहीं आपके हाथों में कि दूर से आप ऐसे दूर से करो कि बाल्टी ऊपर आ जाएगी। तो आप इसको टच करोगे तभी ये चीज़ आपके पास आएगी। सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, ट्राई टू डू all these examples yourself. Now, force.
A force is a push or pull upon an object resulting from its interaction with another object. Whenever there is an interaction between the two objects, some force acts, and when interaction ceases, the force between them no longer. आप ये देखो, a bullock pulling a cart. अब ये bullocks हैं दोनों, ये इस कार्ट को पुल कर रहे हैं तो ये आगे जा रही है. बाई चांस इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, इसके ऊपर से उतार दिया जाता है, तब ये बुलक जो है इस कार्ट को खींच नहीं पाएंगे, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरेक्शन. तो ये उसको पुल कर रहे हैं तो ये इसकी कार्ट जो है आगे जा रही है ना. इफेक्ट ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स क्या चेंज ला सकता है, इसके क्या असर होते हैं. चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन means force can change the state of motion. A change in the speed of an object, direction of motion, or both is described as a change in state of motion. अब change in state of motion किसे कहेंगे. आप उसकी स्पीड को बदल सकते हो, उसके डायरेक्शन को बदल सकते हो किसी ऑब्जेक्ट के, या दोनों को बदल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इधर एक रबर बॉल है, इसको पुश किया, पुश करने से ये इधर से ऐसे आ गई. तो आपने क्या किया, अगर जोर से धक्का दिया तो इसकी स्पीड में चेंज आ गया. ठीक है. ऐसे ही एक और है, इधर से भी पुश किया, इधर से भी पुश किया. आप क्या देखोगे, द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज. मीन्स अगर इधर से पुश किया था तो वापस इधर से आ गया, तो इधर से हो सकता है इसकी स्पीड कम हो गई होगी. आपने देखा होगा कई बार हम धीरे से कोई चीज़ चल रही है, उसको जोर से मारते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन जब हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे साइड से तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है. तो स्पीड कैन बी इंक्रीज और स्पीड कैन बी डिक्रीज. उसकी स्पीड को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो. और थर्ड में क्या है, नेक्स्ट में बेटा, आप इसका डायरेक्शन बदल रहे हैं. आपने तो पुश किया था, लेकिन उधर से उसने क्या किया, डायरेक्शन बदल के उसको दूसरे साइड में कर दिया. इस वाले डायग्राम में तो डायरेक्शन सेम था बेटा, कि जिस साइड से पुश आई थी उसी साइड में दूसरे डायरेक्शन से पुश आ गई, उसकी स्पीड कम हो गई और ऑब्जेक्ट आपका बीच में आ गया. लेकिन इधर क्या हुआ, इधर इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है. तो इन सभी एक्टिविटीज से व्हाट वी कम टू नो इज दैट इफ द अप्लाइड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज. अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट इस साइड में जा रहा है और आपने फोर्स भी इसी साइड में लगा दिया बेटा, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. इफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो सेकंड केस में था बेटा, ये वाले में अगर आपने फोर्स इस साइड में लगाया, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द बॉडी इज अपोजिट, आपने तो फोर्स लगा कर इधर किया लेकिन दूसरी साइड से फोर्स दूसरा आ गया, तो अब क्या हुआ, इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई. मीन्स जैसे आपकी बॉडी ऐसे जा रही थी लेकिन फोर्स इस साइड से आ गया इसको कम करने के लिए, तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो गई. नेक्स्ट, फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल. अगर एंगल में लगा है, इट कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन. आप देख सकते हो इसमें किसी एंगल पर लगाया गया है तो इसकी स्पीड में भी चेंज आया एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो चेंजेस. नाउ our experience tell us many times the application of force does not result in the change of state of rest or motion of the body. कई बार स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में चेंज नहीं लाते, तो क्या चेंज आता है, मीन्स कभी कभी कुछ भी चेंज नहीं आता. अगर आप हैवी स्टोन को पुश करते तो वो उधर ही रहता है. तो हमेशा फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होते. Force may not therefore always succeed in bringing a change in the state of motion of the object. तो इसलिए हम कंपल्सरी नहीं कह सकते कि आपने जो फोर्स लगाया है वो उसकी पोजीशन को चेंज करेगा. Now change in size shape of the object. Sometimes force can change the size and shape of the object while making chapati. Firstly we take the dough, then roll it between the palms to make it spherical. Then we used to change the shape of that spherical dough in the form of chapati. If we
प्रेस द इन्फ्लेटेड बैलून, अगर फुला हुए बैलून को आप प्रेस करते तो उसकी शेप में चेंज आता है। तो कभी कभी आपकी जो फोर्स अप्लाई किया है आपने, उससे आपकी शेप में भी चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखो, एक पेस्ट निकाला जा रहा है, तो इस ट्यूब के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इससे क्या हुआ, इसकी शेप में चेंज आया है। वन मोर एग्जाम्पल, पोटर जब नीडेड क्ले से शेप बनाता है, मटका बनाता है, तो वो फोर्स अप्लाई करता है टू चेंज द शेप, उसकी शेप और साइज में चेंज आ जाता है। सो वी कैन नाउ से दैट अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, इससे आपका ऑब्जेक्ट चल सकता है रेस्ट से। नंबर 2, चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, आपके चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। फर्स्ट वाले में क्या था, मूव फ्रॉम रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जैसे क्रिकेट बॉल रखी है या फुटबॉल रखी हुई है, आप उससे पैर से किक मारो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और वो मोशन में आ गया। और कभी कभी मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट पर भी लाया जा सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ब्रिंग ए चेंज इन साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, कॉज 2 और मोर और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, मीन्स इनमें से 2 या सभी इफेक्ट भी हो सकते हैं। सो ट्राई टू एनालाइज दीज सिचुएशंस। हियर cricket man while batting, you can see here the batsman is changing the direction of the ball. Here also the ball is stationary. On kicking the football, the ball comes in motion. Now factors associated with magnitude of force needed. ये बोलते हैं कि फोर्स के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ये देखो बेटा, अगर आप फोर्स जोर से लगाते हो तो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मीन्स हमारे फोर्स पर डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड कितनी होगी। अगर फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो स्पीड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, आप साइकिलिंग करते हो, अगर तेज़ी से आप पैडल घुमाते हो तो आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो। अगर फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो तो आपकी उसमें स्पीड बढ़ती है और कम समय में आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो। नाउ वन मोर एग्जांपल, अब जरूरी तो नहीं कि फोर्स पर ही उसकी स्पीड डिपेंड करेगी, कई बार मास पर भी डिपेंड करता है। एक कार को और एक हैवी लोडेड ट्रक को कंसिडर करो। अगर हम ग्रेटर पुश इज नीडेड टू मूव द ट्रक देन अ कार, ट्रक को धक्का लगाते वी नीड मोर फोर्स टू मूव अ ट्रक एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द car. But if we apply same force on car and truck, what will you observe? That the speed of the car increases more as compared to that of the truck. अगर सेम फोर्स लगता है, सपोज F फोर्स लगता है दोनों के ऊपर, तो कार की स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रक। तो हमने इधर से क्या देखा कि अगर हमारे गाड़ी की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, उनके मास पर डिपेंड करती है, और दूसरा फोर्स कितना अप्लाई किया गया। Thus, mass of an object, we realize the mass of the object and the value of change in the speed are both important parameters that determine the magnitude of force. इसका मतलब जो स्पीड है और उसका मास है गाड़ी का, दोनों में किस पर मतलब ये दोनों के दोनों फोर्स बताएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड मीन्स इनको चलाने में कितने फोर्स की जरूरत है। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बेटा मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू। सपोज 5 न्यूटन फोर्स है तो 5 न्यूटन उसकी वैल्यू है। इसको मेज़र करने के लिए बेटा स्प्रिंग बैलेंस होता है। आई विल शो यू दिस आल्सो। ये फोर्स को मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस होता है। तो इसमें जितना वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से इसमें फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, तो इसके थ्रू हम उसको मेज़र कर सकते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन
or in horizontal direction also. Now, I told you that force has both magnitude as well as direction. Suppose कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे इधर से इधर मूव करना है. If I want to move it from here to here, I have to apply suppose 5 Newton force. I have to see here that in which direction I have to apply the force so that this box can move in this direction. अगर आपको इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव करना है तो आपको फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन से अगर आप फोर्स को लगाओगे तो वो चीज़ उल्टी चलेगी. सो फ्रॉम हेयर वी कम टू नो दैट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड लाइक 5 न्यूटन and direction, means we have to apply force in this direction or in the opposite direction. So force has both magnitude as well as direction. Now our next topic is balanced and unbalanced forces. Beta, balanced force, when two forces acts on the object are equal, and unbalanced force when two forces acts on the object are unequal. For example बेटा, ये बॉक्स है, अगर आपको इसका ऐसे मूव करना है, ये दोनों लड़के इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, बॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन. अब इधर देखो, इसका डायरेक्शन है कि अगर आपको ऐसे मूव करना है, ये दोनों लड़के इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा. तो अगर इसका फोर्स F1 है और इसका फोर्स F2 है, so the total force will become F1 plus F2. Now here, इसको मूव करने के लिए इस बच्चे ने भी फोर्स लगाया है, इस बच्चे ने भी फोर्स लगाया है. अगर इक्वल फोर्स लगाया है, if both the forces are equal, the net force is 0, the box will not move. तो आपका बॉक्स मूव नहीं करेगा. अगर बाई चांस इधर से ये लड़का हैवी हो जाता है, ये ज़्यादा फोर्स लगा देता है और ये कम लगाता है, सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2, अगर इसका फोर्स ज़्यादा है तो द बॉक्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन. और कितना ज़्यादा होगा, नेट फोर्स क्या होगा, दैट विल बिकम F2 माइनस F1. मीन्स इसका फोर्स ज़्यादा है, इसका फोर्स कम है, दैट इज वाई आई एम पुटिंग हियर F2 माइनस F1. Here is the example in your book. Unbalanced force acting in same direction. ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक ही डायरेक्शन में है. इसमें अनबैलेंस हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे बिकॉज इधर F एक ही, इधर F1 और F2 है, इधर भी एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इधर एक फोर्स है, इधर से फोर्स नहीं लग रहा, तब हम कहेंगे कि ये अनबैलेंस्ड है. क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है. तो ये क्या हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स है. अनबैलेंस क्यों है? क्योंकि फोर्स एक ही डायरेक्शन में, और इधर फोर्स एक ही भले ही दो हैं, दो दे आर टू, फोर्स इज इन वन डायरेक्शन ओनली, क्योंकि इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसको रोकने के लिए. सो अगर सिंगल है तो टोटल फोर्स विल बी कंसिडर्ड एज F. If both the forces are there, F1 and F2, then the total force will become F1 plus F2. Now, second case, unbalanced force है, but in the opposite direction, F1, F2. If F2 is greater than F1, then the direction of force will be, net force will be in this direction, and that will be F2 minus F1. Means F2 is greater than F1. सेकेंड केस में इन्होंने क्या कहा है, ये ले लो टग ऑफ वार में, इसमें जो और है, एक टीम इधर से खींचती है, अगर सपोज एक टीम इधर से खींचती है तो ये इस तरीके से होगा. मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, मीन्स दोनों एक ही साइड में, एक ही साइड में नहीं, दोनों एक ही बॉक्स की तरफ, और दूसरे अवे फ्रॉम द बॉक्स, मीन्स इस डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है. तो इधर भी अगर F2 ज़्यादा है तो आपका जो बॉक्स है इधर, ये इधर मूव कर जाएगा,
और कितना ज़्यादा होगा, वही F2 माइनस F1. Now in a tug of war, suppose this is F force and this one is F dash. अगर दोनों का फोर्स एक जैसा है and there is no movement of this knot in any direction, then we say that both the forces are equal and the net force is 0. So from here we conclude that equal and opposite forces do not change the state of rest of motion of an object. They may cause a change in size and shape of the object. अगर suppose if both the forces are equal, F1 equal to F2, अगर ये equal होते हैं तो आपका क्या होता है, ये बॉक्स जो है ना ऐसे पिचक जाता है. जैसे अगर इधर एक टमाटर हो, इधर से फोर्स लगे, इधर से फोर्स लगे, तो दोनों ही इक्वल फोर्स लगे तो वो टमाटर की शेप चेंज हो जाएगी. तो यही कह रहे हैं, उसके साइज और शेप में चेंज ला सकते हैं. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. अनइक्वल फोर्स में लीड टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और चेंज इन साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर अनइक्वल है, अगर सपोज ये अनइक्वल है तो उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं, साइज में चेंज कर सकते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकते हैं. So this was all about different type of forces, means balanced and unbalanced forces. Now your next topic will be types of forces.